का पॉलिटी सेक्शन का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरू कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इससे पिछले क्लास में मैंने भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास बता दिया था, जिसको खूब अच्छे से जो है हम लोग डिटेल में जो है हम बात किए थे, और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है चैप्टर मतलब टॉपिक नंबर दूसरा है। दूसरा टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान सभा, यानी भारतीय संविधान सभा कैसे निर्माण हुआ। चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। पहला क्वेश्चन यहीं अराइज हो जाता है, जुलाई 1946 ईस्वी में आयोजन किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस थे और A.B. अलेक्जेंडर थे। बहुत एग्ज़ाम में, यहाँ तक BPSC एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है ना, कि कौन कौन थे, है ना। तो याद रखिएगा आप, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस याद रखिए, और A.B. अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, इसीलिए क्रिप्स मिशन भी इसको कहा जाता है। बहुत एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। आगे है, भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग की थी, जिसे 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया था। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। 389 था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत की प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यानी टोटल 389, 292 ब्रिटिश प्रांत के और 4 कमिश्नर थे और 93 देसी रियासतें, यानी जो राजा महाराजा थे उनसे 93 रियासतों में प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73वां एवं 15 अन्य दलों तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कहाँ हुई? कैंसिल चैम्बर जो है पुस्तकालय भवन में हुआ, एक लाइब्रेरी था उसी में हुआ था। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उस समय मौजूद, इसलिए उनको अस्थायी सदस्य के रूप में बना दिया गया, यानी वो अस्थायी सदस्य चुने गए। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग इस बैठक को नहीं माना, बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग करना शुरू कर दिया। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ के सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद के। हैदराबाद एक ऐसे जहाँ के देसी रियासतों जो है वहाँ प्रतिनिधिमंडल में भाग नहीं लिए थे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया, जैसे अभी MLAR को बांटा गया है उसी आधार पर कि 10 लाख पर एक जो है सीट दिया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वे थे मुस्लिम, सिख और साधारण थे। मुस्लिम, सिख और साधारण थे। मुस्लिम, सिख और साधारण, याद रखिएगा, हिंदू नहीं है। और एग्ज़ाम में खूब फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है।
तो अब नेक्स्ट चलते हैं संविधान सभा में और कौन कौन क्या बने थे। पिंक बॉक्स है, पिंक बॉक्स समझ ही रहे हैं कितना महत्वपूर्ण होता है आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा, एकदम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर करके आप देख सकते हैं। संचालन समिति, संचालन समिति जो है पहले संविधान सभा की प्रमुख और उनके अध्यक्ष, समिति और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो समिति बनाया गया था संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के। उसके बाद संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर खूब प्रचलित है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर। और संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जनजाति और बहिष्कार क्षेत्र के लिए ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। उसके बाद राष्ट्रध्वज संबंधी जो है राजेंद्र प्रसाद और नियम और प्रक्रिया के लिए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद का जो है थोड़ा ज़्यादा जो है यहाँ पर काम था। राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति भी संभाल रहे थे और राष्ट्रध्वज नियम प्रक्रिया समिति सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे थे। और इसमें संविधान संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय के लिए यानी जितना राज्य के लिए है तो राज्य को एकजुट करने का काम जो है कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है ये भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे। ये इसको खूब अच्छा से आप याद रख सकते हैं कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर आप याद रख सकते हैं। संघ समिति के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू। पिंक बॉक्स आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक के लिए, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कार क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति अंतर्गत 5 उप समितियाँ थी, है ना। ये जो है आप याद रखिएगा कितनी उप समितियाँ थी, तो 5 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी थे, है ना। जो 5 उप समिति थी, पांचों का भी याद पूछा जाता है, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए एक उप समिति गोपीनाथ वर्दोलोई थे। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के असम और सिंचित क्षेत्रों के अलावा अन्य उप समिति जो है AB ढक्कड़ थे। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया था, है ना। आगे है नोट में कि डॉक्टर अंबेडकर ने 17 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा को संबोधित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब संबोधित किए थे, तो 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को संबोधित किए थे। यानी संविधान सभा में पहली बार जो है वहाँ पर जो है बोले थे। उस समय अंबेडकर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। यानी शक्ति देना आसान है और बुद्धि देना कठिन है। शक्ति देना आसान है, बुद्धि देना कठिन है। कौन बोले थे? डॉक्टर ये बात जो है कौन बोले? शक्ति देना आसान है और बुद्धि देना बहुत मुश्किल, ये बोले डॉक्टर अंबेडकर जी। यानी अंबेडकर जी, शक्ति देना आसान है और बुद्धि देना कठिन है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्य का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को जो है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको 2 बार 3 बार बता देता हूँ, जिससे आप हाईलाइट करके और उसको याद रख सकते हैं। और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है या कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया उसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, तो ये इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितना कौन पॉइंट इम्पोर्टेंट है और कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे इम्पोर्टेंट है सभी, लेकिन जो मैं बार बार बोल देता हूँ इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है ना, तो इसलिए आप उसको अच्छे ढंग से जो है आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, यानी हिंदू के जो है कितने थे? हिंदू के 100 जो है 63
मुस्लिम के 80, मुस्लिम के जो है 80 सदस्य थे। अनुसूचित जाति के थे 31, भारतीय ईसाई के 6 थे, अनुसूचित जनजाति के 6 थे, सिख के 4 थे और एंग्लो इंडियन के 3 थे और पारसी के भी 3 थे। तो ये पूछा जाता है, टोटल 296 सदस्य थे। तो ये इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ऑप्शंस के अनुसार से आप मार दीजिएगा। यानी एंग्लो इंडियन और पारसी के जो है 3-3 है और सिख के 4 है, अनुसूचित जाति 6 है और ईसाई का भी 6 है और अनुसूचित जनजाति का 31 है, मुस्लिम 80 है और 163 है हिंदू का, यानी टोटल 296। संविधान सभा में पहली में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कि कितनी महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 महिला सदस्य। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15, यानी जो सभा लगा था उसमें उस समय 15 महिला थी। बहुत बड़ी बात थी कि उस समय महिला संविधान सभा के सदस्य थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे है संविधान सभा की महिला सदस्य 15 वो थी, वो कौन कौन थी ये भी नाम पूछ दिया जाता है ना, जिसमें आपको जो है अम्बू स्वामीनाथन मद्रास के थे और एनी मैस्करीन जो त्रावणकोर और कोचीन यूनियन की थी। बेगम एजाज रसूल जो थी ये मुस्लिम की थी और दक्षियानी बेल्ग्यून मद्रास की थी, है ना। उसके बाद जी दुर्गाबाई मद्रास की थी, हंसा मेहता बॉम्बे की थी और कमला चौधरी संयुक्त प्रांत की थी। लीला रे पश्चिम बंगाल की थी। मालती चौधरी, है ना, उड़ीसा की थी। पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत की थी। रेणुका रे पश्चिम बंगाल की थी। सरोजनी नायडू बिहार की थी। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत बरार की थी। यानी आप अपने अपने राज्य का तो नाम एकदम याद रखिए। जैसे अगर पश्चिम बंगाल के हैं आप तो पश्चिम बंगाल का रेणुका रे थी और बिहार से अगर यदि हैं तो सरोजनी नायडू बिहार के थी। मध्य प्रांत और बरार जो था राजकुमारी अमृत कौर और सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत की थी और विजया पंडित जो थी विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत की थी। ये 15 महिला थी। अब देखिए ये 15 महिला उस समय जो है हमारे संविधान सभा की सदस्य थी, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं इसके आगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अभी इससे पहले मैं बताया कि वो अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? अस्थायी अध्यक्ष आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नाम था। और लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया गया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को एवं दूसरे उपाध्यक्ष BD कृष्णाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए थे। मतलब एक परमानेंट जो है अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। याद कर सकते हैं कि कैसे प्रारंभ हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। कब प्रारंभ हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को। कौन किए? जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से जो है कई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। उसमें प्रमुख जो है समिति भी थे, यानी समिति बनाने का काम 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है किया गया। संविधान सभा के निर्माण के बहुत सारे समिति बनाई गई थी, जिसमें समिति का नाम याद रखिए कि वार्ता समिति, संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, है ना। ये सब कई समिति बनाया गया था। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा
29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। यानी याद रख सकते हैं कि इस प्रारूप समिति बहुत चर्चा में है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। कब 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित किया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार था। 7 गो वहाँ थे, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर पहला, दूसरा था एन गोपाल स्वामी अय्यर, और तीसरा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथा था कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, और पांचवा था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठा था एन माधव राव, है ना। यानी BL मित्र के स्थान पर आ गए थे। वो जो है अस्वस्थता के कारण उनके स्थान पर AN माधव राव आए थे BL मित्र के स्थान पर। और DP खेतान 1948 में जब TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था, मतलब उस मृत्यु जब हो गया था तो उस समय जो है फिर इनको बना दिया गया खेतान को। ठीक है, अब आगे है संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन मंडल से तथा देश बंटवारे के बाद उसका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार और भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर आ जाता है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन मंडल से तथा देश बंटवारे के बाद उसका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ, और उनको जो है प्रमुख वास्तुकार, भारत संविधान के प्रमुख वास्तुकार और भारत संविधान के जनक के रूप में जाना गया। ये लिखे तो बहुत आदमी, लेकिन ये वास्तुकार के रूप में जाने गए और जनक के संविधान के जनक किनको कहा जाता है, तो लिखे तो बहुत, लेकिन कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान कुल 141 बैठक हुई, मतलब मीटिंग हुआ, मीटिंग पर मीटिंग 141 मीटिंग हुआ प्रारूप समिति बनने के 6 महीना के अंदर में। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए तथा 89 देशी रियासतों के लिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये 3 जून को योजना जो है करके देश में बंटवारा कर दिया गया। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार कौन कौन था। पिंक बॉक्स जैसे ही आ गया तो आपको तो एकदम हर हाल में इसको याद कर ही लेना है ना। आपको अंतरिम मंडल कब बना, सबसे पहला सवाल यही आ जाता है, तो 2 सितंबर 1946। अगला है सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले और राष्ट्र मंडल जो है ये सब इस मामले को देखते थे अंतरिम सरकार में, यानी जब सरकार नहीं बनी थी उससे पहले एक अंतरिम सरकार बनाया जाता है, तो वही है ये जवाहरलाल नेहरू थे। और ये वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री यानी होम मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, और सूचना तथा प्रसारण मंत्री, रक्षा मंत्री संभाल रहे थे। यानी रक्षा मंत्री भी संभालने का काम जो है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया। वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना मंत्री जो है और प्रसारण मंत्री थे, और बलदेव सहाय जो है रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और जॉन मथाई, यानी मत के उद्योग काम करेगा, उद्योग आपूर्ति, जॉन मथाई जो है ये आपूर्ति और उद्योग मंत्री। और सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। और CH भाभा जैसी आ गया खनन और बंदरगाह का लिए आ जाएगा। राजेंद्र प्रसाद खाद और कृषि, बिहार से हैं राजेंद्र प्रसाद जी, तो खाद और कृषि मंत्रालय। और आसफ अली रेलवे में, यानी सोफा लगाकर रेलवे में बैठेगा। और जगजीवन राम जो है, जगजीवन राम यानी जीवन श्रम के साथ जिए हैं, है ना,
पूरे जगत के जीवन जो है श्रम के साथ जिए हैं। और आसफ अली रेलवे, और राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, और राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, और जॉन मथाई मथ के उद्योग काम किया। तो जॉन मथाई क्या बने? उद्योग और आपूर्ति मंत्री। तो इसको आप याद कर सकते हैं, बार बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, या सुन लीजिए 2-3 बार, उसके बाद आप बुक में भी एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। अगला है कि मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्य जो है शामिल थे। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को यह घोषणा हुई कि लियाकत अली वित्त मंत्री थे, आई चुंदरीगन ये वाणिज्य मंत्री थे, और अब्दुल रब नस्तकर संचार मंत्री थे, और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय थे, है ना, और गजांतर अली खां जो है स्वास्थ्य मंत्री थे। इस प्रकार से ये जो है मंत्रिमंडल जो है किया गया था बंटवारा। आगे है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्य की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या 70 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब संविधान क्या हो गया, जब जब विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद जो है कुल सदस्य 229, और जिसमें से 229 है क्या, जो प्रांतीय था, और देशी रियासतों का जो है 70, देशी रियासत 70 था, देशी रियासत जो है 70 था। टोटल हुआ 299, और हमारे प्रांतीय हुआ 229, और सदस्य हो गया, कौन सदस्य? रियासतों सदस्य 70 हो गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप का विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को रिपोर्ट पेश कर दिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार पढ़ के याद रख सकते हैं, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है इस पर। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 6 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। ये भी पूछा जाता है कब से कब तक वाचन हुआ था, यानी पहला वाला जब आदमी सब बोला तो कब बोला? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान दूसरा वाचन कब हुआ? तो 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, और 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे, उनमें संविधान में पर हस्ताक्षरित कर दिया गया। यानी इस टॉपिक को समझिए कि संविधान सभा का वाचन जो है 3 बार हुआ, 4 नवंबर से लेके और 9 नवंबर तक चला, है ना, 1948। फिर 14 अक्टूबर तक चला, 15 नवंबर से शुरू होके, और 14 अक्टूबर तक जो है चला है। फिर जो है तीसरा बार 14 नवंबर से शुरू हुआ और 26 नवंबर तक चला। ठीक है, तो इस प्रकार से चला वाचन। और उसमें सदस्य कितना थे? तो 284 सदस्य थे। और याद रखिए संविधान पर जो है सभी आदमी का हस्ताक्षर हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने आदमी का हस्ताक्षर हुआ? तो 284 आदमी का हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि वहाँ पर 284 आदमी मौजूद थे। तो 284 आदमी का वहाँ पर हस्ताक्षर किया गया। अब स्वतंत्र भारत जब बन गया तो उसका मंत्रिमंडल बनेगा 1947 में। यानी कहने का मतलब उस समय जो इससे पहले बताए वो अंतरिम सरकार था, और उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत जब हो गया तब मंत्रिमंडल कौन कौन बना उसको भी आप जो है अच्छे से याद रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, जान रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामला भी देखते थे, राष्ट्रमंडल भी देखते थे, वैज्ञानिक शोध अनुसंधान भी देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले भी गृह मंत्री थे और सूचना प्रसारण मंत्री जो है बने, और राज्य के मामले पर भी हस्तक्षेप किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भी खाद्य और कृषि मंत्री, और इसमें भी खाद्य और कृषि मंत्री बने। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने। और जॉन मथाई बोलिए उधर थे, मथाई कौन? उद्योग मंत्री, मथ के उद्योग कर रहा था। और ये मथाई जो है अब रेलवे में सोफा थे,
सोफा रेलवे में, यही में हो गया मथाई, मथाई रेलवे परिवहन मंत्री। अम्बेडकर जी जो है, अम्बेडकर क्योंकि कानून के ज्ञाता थे तो विधि मंत्री बन गए। जगजीवन राम उधर भी श्रम थे और यहाँ भी श्रम है, क्योंकि जीवन में श्रम करना ही पड़ता है, इसलिए जगजीवन राम श्रम थे। और सरदार बलदेव सिंह उधर भी रक्षा मंत्री थे और इधर भी रक्षा मंत्री है। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बने और CH भावा जो है वाणिज्य जो है बने। और रफ़ी अहमद किरदबई संचार मंत्री बने। RK मुगम सेट्ठी वित्त मंत्री बने। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। और BN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री बने। तो ये सब आप बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव BP मेनन थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन थे, BP मेनन। क्या थे BP मेनन? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासत का एकीकरण जो कर रहा था, है ना। एकीकरण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो भारत में नहीं रहना चाह रहे थे। तो भारत में नहीं रहना चाह रहे थे तो उसमें सबसे बड़का जो है जिनका हाथ है सबको मिलाने में, भारत में मिलाने में, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये अध्यक्ष थे। और उनका सचिव कौन थे? BP मेनन साहब। ये इनका साथ देने वाले बहुत अच्छे आदमी थे, BP मेनन साहब, है ना। बहुत अच्छे से जो है साथ दिए थे किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का खूब अच्छा से साथ दिए थे BP मेनन। तो याद रखना है कि कौन साथ दिए थे, यानी कौन सचिव थे, तो BP मेनन। अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या चीज़ के अध्यक्ष थे? तो भारत के जो है ये रियासतों का एकीकरण करने वाला जो एकीकरण का अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये आप लोग को तो पहले से भी याद होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हम लोग इतना मेहनत करके, यानी जो भी वहाँ पर संविधान सभा के सदस्य थे वो मेहनत करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी अमूमन लगभग हो गया 3 वर्ष का समय लगा। और इस प्रकार से संविधान बन के तैयार हुआ। और संविधान सभा पर कुल 114 दिन बहस चला था। 114 दिन का बहस चला, 114 दिन संविधान सभा निर्माण में कुल। ये भी लाइन आप याद रख सकते हैं। ये देखिए कितना का व्यय हुआ, कितना है 63,96,729 आप याद रख सकते हैं, यानी 63,96,729 रुपया का खर्च हुआ। 63,96,729 रुपया का खर्च हुआ। और यदि अभी ये हमको लगता है कि संविधान सभा पूरा अथी बनाने में 63 लाख लगा, 63,96,000 लगभग मान लीजिए 64 लाख रुपया लगा ये पूरा संविधान को तैयार करने में। अभी हमको लगता है कि संविधान का एक भाग तैयार करने में इससे जो है इससे 5 गुना, कम से कम इससे 5 गुना पैसा एक भाग को तैयार करने में ले लेगा अभी के नेता सब, है ना। ये देखिए उस समय कितना ईमानदारी पूर्वक काम हुआ था। 63,96,729 यानी लगभग 64 लाख से थोड़ा सा कम था, है ना। आप इस तरीका से भी याद रख सकते हैं। संविधान को जब 26 नवंबर 1939 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब उसमें 22 भाग था। कितने भाग थे? 22 भाग। अब यही सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ही। कितने भाग थे? तो 22 भाग। 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। तो याद रखिए ओरिजिनल में कितना कितना है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। 8 अनुसूचियाँ अभी फिर पढ़ेंगे। अब बहुत सारा चीज़ जुड़ा है, बहुत संशोधन हुआ है, यही तो पॉलिटी में पढ़ना होता है, संशोधन, भाग, अनुच्छेद। तो ये आप याद रखिएगा कि 22 भाग हैं। कितने भाग थे? 22 भाग। भाग जो है टोटल 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे और 8 जो है अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ जो है वर्तमान में क्या है? 22 भाग का 22 भाग ही है, लेकिन 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जो है बढ़ गया
12 अनुसूचियाँ, यानी यहाँ पर अनुच्छेद भी 395, अनुच्छेद 395, लेकिन अभी जो है उसमें बहुत सारा बना दिया गया है और एक्स्ट्रा सब बहुत सारा बना है। 395 अनुच्छेद याद रख सकते हैं, 8 अनुसूचियाँ के जगह पे अब 12 अनुसूचियाँ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में कुल अनुच्छेद में से 15 अर्थात 15 कुल अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद यानी 5, 6, 7, 8, 9, 60, 300 जो है 24, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेद को 26 जनवरी 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन ये भी आ जाता है कि कब जो है कौन कौन अनुच्छेद का लागू हुआ। तो अब अनुच्छेद हम लोग आगे पढ़ देंगे तो उसमें जो है आप देख लीजिएगा कि 15 अनुच्छेद था, यानी 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366 ये सबको ऐसे 15 अनुच्छेद है जिसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, लेकिन और सब अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। यही जो है हम लोग का गणतंत्र दिवस, ऐसे गणतंत्र दिवस पहले से मनता है और उसी के भरोसे तो बैठे हुए थे कि 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, यानी जो 2 दिन पहले जो है हम लोग अंतिम बैठक किए, उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया गया। यानी इससे जो अंतरिम सरकार बना था वो जो है काम करते रहा। जब 1950 में सरकार बन के तैयार हो गया, सरकार नहीं बना, 1950 में संविधान बना। अब उसी संविधान के आधार पर 1951 से लेके 1952 के बीच में चुनाव हुआ, प्रथम बार चुनाव हुआ भारत में स्वतंत्रता के बाद 1951-1952 में, और उसके बाद नई संसद का निर्माण हुआ, MLA MP ये सब चुनाव हुए, फिर सरकार का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा किए हुए कुछ अन्य कार्य। इस पहला क्या कार्य है, इसने मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सभी सब है ना, कि कब राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को जो है 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 47 को क्या अपना लिया, राष्ट्रीय ध्वज। और 24 जनवरी 2 दिन बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक के दिन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया। पूछा जाता है कि झंडा कब अपनाया, तो 22 जुलाई, यानी झंडा जो है 22 जुलाई होता है और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान उसके 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1950 को अपना दिया गया। और साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुन लिया गया था। तो इस प्रकार से जो है ये बात है। आगे है 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्या चीज़ को अपनाया था, तो हाथी को अपनाया। हाथी को जो है हाथी का मुहर जो है अपनाया। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकार ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा थे। यानी जो मूल संस्करण था उसको सजावट और सौंदर्य यानी सुंदर दिखने का जो काम करवाया, ये कौन करवाया, ये 2 आदमी मिलकर, नंदलाल बोस और बिरहट लाल मनोहर सिन्हा जो है ये बात जो है मतलब सजावट किए थे। ठीक है, ये देखिए स्रोत के बारे में यहाँ पर स्टार मार्क दे दिया गया है
कि 7वां हमारी शासन व्यवस्था बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक में जो है दिया हुआ है, यानी NCERT से यहाँ पर स्टार के बारे में जो है दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्टार जहाँ होगा उसके अनुसार से ये कहाँ पर स्रोत अपनाया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य ने किया जिसने नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। सोचिए, सुंदर ढंग से लिखने का काम किया नंदलाल जी लिखे हैं, और वहाँ वसंत कृष्ण वैद्य जो है वहाँ पर मूल संस्करण हिंदी में संस्करण किए, और HVR अय्यर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। अयंगर HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। HV अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। ये था दूसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं आज ही तीसरा टॉपिक को ही कंप्लीट कर देता हूं, जिससे नेक्स्ट क्लास में चौथा टॉपिक चलेगा। चलिए, तीसरा टॉपिक देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या सब है देखिए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 42वें संशोधन कब 1976 द्वारा यह यथा संशोधित उद्देशिका निम्न प्रकार है। यानी अभी जो चल रहा है उद्देशिका यानी प्रस्तावना, ये 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत है। अब देखिए, आप पढ़िए, आप लोग उद्देशिका आप लोग को याद रहना चाहिए क्या लिखा हुआ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुल्क सप्तम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बात को आप याद रख सकते कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना, एक मिनट बैक हो गया, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यानी प्रस्तावना की भाषा अगर पूछ दिया तो ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना पूछ दिया तो अमेरिका। तो ये बात की याद रख सकते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं जो अर्नेस्ट बर्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु कहा है। बार्कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और यह संविधान के विचारों और आदर्शों को सार प्रस्तुत करती है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यानी भार्गव साहब जो थे, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। यानी याद रखिएगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन आरंभिक अंक होते हुए भी यह अंग नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। पूछा जाता है एग्जाम्पल कि मुख्य स्रोत जो है वहाँ पर कौन होते हैं, तो भारत के लोग होते हैं, भारत के लोग होते हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता को उद्घोष करती है। पूछा जाएगा कि ये लाइन दे देगा, बोलेगा क्या करता है, तो ये सर्वोच्च मतलब संप्रभुता को उद्घोष करता है, संप्रभुता को। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना को अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। अब बेरूवादी यूनियनवाद में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया
कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। अब बेरुवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये खूब चलता था, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका यानी संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तभी तो संशोधन किया गया और उसमें जो है बहुत सारा वर्ड जो है उसमें जोड़ा गया। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया। यह प्रस्तावना को संविधान मूल ढांचा माना गया। यानी केशवानंद भारती यानी केशवानंद जो एक थे वो केस हुआ था, तो सर्वोच्च न्यायालय और केशवानंद के बीच में जो है जब चला, बहुत दिनों तक जो है वाद विवाद चला, तो उसके बाद जो है बोला कि मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन सकारात्मक कुछ जोड़ सकता है, नकारात्मक नहीं कोई जोड़ सकता है। ये आगे बात बताया भी दिया गया कि संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता, लेकिन सकारात्मक कर सकता है। यानी कोई अगर जनता के फायदा के लिए है कोई चीज़ तो कर सकता है, और जहाँ पर नुकसान पहुँचेगा वो नहीं कर सकता है, जिससे संशोधन नहीं कर सकता है, जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होगा। यानी करना भी है तो पॉजिटिव बात जरूर, नेगेटिव बात इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। यही ना अभी बता रहे थे कि इसमें संशोधन करके और कुछ कुछ जोड़ा गया। कौन कौन जोड़ा गया? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता यानी राष्ट्र अखंडता जो शब्द जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़ा गया। कब? 1976 के संशोधन में, 42वें संशोधन में। ये खूब पूछा जाता है कि कैमा संशोधन था, तो 42वां संशोधन था, 1976 का था। 3 गो वर्ड जोड़ा गया, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का चर्चा किया गया है। एक है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का चर्चा किया गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। स्वतंत्रता में कौन कौन है? एक विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना। यानी कोई विचार करने के लिए स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, विश्वास के लिए स्वतंत्र है, धर्म के लिए और उपासना के लिए। एवं 2 प्रकार की समानता, एक प्रतिष्ठा, एक अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर दिया गया समानता के लिए का उल्लेख किया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्याप्त संविधान है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। पूछा जाता है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसमें नोट में क्या दिया गया? पिंक बॉक्स में, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है ना। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ये एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन कि कहाँ से लिया गया ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। संघीय शासन का कभी प्रयोग नहीं किया गया और संविधान में भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया। केसी हेयर ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्ध संघीय माना। उन्होंने भारत के संविधान को संरचना में संघीय और भावनात्मक में एकात्मक कहा। यानी भारत को संघीय कहा गया है और भावना में एकात्मक, यानी भारत माता की जय, एक भारत माता एक, लेकिन संघीय व्यवस्था किया। इसके कारण इसे अर्ध संघीय कहा जा सकता है। HR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अंग माना था। यानी इस प्रकार से
हम लोग का तीसरा चैप्टर भी जो है ख़त्म होता है। अब अगले दिन मैं चर्चा करूंगा चौथा चैप्टर, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कौन वर्ड की कहाँ से लिया गया है, इसकी चर्चा जो है करूंगा अगले चैप्टर में, जो चौथा नंबर चैप्टर है। चौथा नंबर भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन अगले क्लास में ही जो है इसका चर्चा करूँगा। इसलिए आप लोग जो है ऐसे ही क्लास जो है देखते रहें, और आप बार बार जो है इस क्लास को रिपीट कर करके देखिए, जिससे आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाए, और फिर जो है आप अपने किताब को लेके और फिर बैठिए पढ़ने के लिए, जिससे आपको अच्छा लगे, पढ़ने में याद हो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।